इन द लास्ट क्लास हमने ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिस्कस की थी कि कहाँ हम सीरीज़ में अगर बल्ब्स लगाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंसेस के तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, किस वॉटेज का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, सीरीज़ में या पैरेलल में। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन में हम ले रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो अगर हमने कोई सोर्स कनेक्ट किया है यानी कि ईएमएफ, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ इस वक्त आपका सेल अगर हमने किसी सर्किट में कनेक्ट किया है तो आप उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी का सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो अगर हम यहाँ पर आउटपुट पावर की बात करें, इनपुट तो दिया ईएमएफ ने और आउटपुट हमें मिला है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V और इसने जो दिया ईएमएफ इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो मैंने यहाँ शो नहीं किया है, बट अगर हम शो कर दें दैट इंटरनल रेजिस्टेंस, सो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ फॉल ऑफ पावर, कुछ वेस्टेज हुआ है, यहाँ एनर्जी डिसिपेट हुई है यहाँ पर। तो जो पावर लॉस होने के बाद हमें मिला वो आउटपुट है और जो सप्लाई कर रहा था इनपुट यानी बैटरी जो अपने आप सप्लाई कर रही थी या सेल सप्लाई कर रहा था वो थी इनपुट। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं दैट इज इक्वल टू वी आई, दिस इज योर आउटपुट अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस, आई इज द करंट फ्लोइंग और ई आई वॉज द सप्लाई जो आपको इंटरनली सप्लाई हुआ था। तो यहाँ पर आई एंड आई कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद वी बाई ई, लेकिन हमारे पास वी का फॉर्मूला होता था आई आर और आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला होता था आई आर प्लस आर। सो अगर आप आई और आई को कैंसिल कर दें तो आपके पास आउटपुट का फॉर्मूला आ गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल है। ये हमने सिर्फ डेफिनेशंस रखी हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता था आई आर जो ओम्स लॉ से निकलता है और ईएमएफ का रिलेशनशिप या टोटल करंट से निकलता है। करंट जिसको हम ऐसे भी डिफाइन कर रहे थे अगर आपको याद हो, आई वॉज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय आर प्लस आर। ये टोटल करंट निकलता है सर्किट के अंदर, यानी जो मैंने सर्किट यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है दिस डायग्राम, उस डायग्राम के लिए दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द टोटल करंट। बट इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द पावर, तो जो पावर आपका आउटपुट आया, आउटपुट पावर अगर मुझे निकालना है दिस आउटपुट पावर, सो उसका तरीका ये है दैट विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दैट आउटपुट पावर इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमने वी आई लिखा था, इसी के अंदर अगर वी को आई आर पुट कर दें तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। और ये किसके अक्रॉस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो लेट अस पुट द फॉर्मूला, आई की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूला किस फॉर्म में आता है। तो ई बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर, जिसको आप रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर आपका ऊपर चला गया और आर को भी मैं ऊपर रख लेती हूँ, नीचे आपका आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर आ जाता है। अगर इसके अंदर मैं प्लस में 4 कैपिटल आर इंटू आर कर दूँ और माइनस में 4 आर आर कर दें तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक ई स्क्वायर आर एंड आर माइनस ऑफ आर होल स्क्वायर देन योर प्लस 4 आर आर। ये इक्वेशन हमारी बन जाती है अगर हमारे पास हमने स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों किए हैं ताकि इक्वेशन पे कोई चेंज ना आए, बट इस माइनस को हमने इसमें क्लब करके होल स्क्वायर बना लिया, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये 4 आर आर हमने अलग रख दिया है। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर होने के लिए होना चाहिए योर दिस फैक्टर, ये जो आपका ब्रैकेट फैक्टर था, अगर ये आपका 0 हो जाए तो आपके पास सिर्फ ये प्रोडक्ट की वैल्यू बचेगी। नहीं तो अगर ये 0 नहीं है तो जो भी डिफरेंस आएगा उसका भी स्क्वायर होके इसमें ऐड होगा, तो ऐड होगा तो यानी ये नीचे वाला डिनोमिनेटर एक्सीड कर जाएगा और पावर आपकी कम होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि पावर ज़्यादा हो तो हम इस फैक्टर को 0 कर देते हैं। इस फैक्टर को अगर हमने 0 किया देन यू हैव आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। पुटिंग दिस बैक इन द फॉर्मूला, सो आपका पावर बच गया और जिसको हम बोल रहे हैं ये मैक्सिमम पावर है। सो मैक्सिमम पावर अब हमारा किसके बराबर आ जाता है, ई स्क्वायर बाई 4 आर। ये आर होगा और ये आर इक्वल हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 4 आर बचेगा, नीचे स्मॉल यानी 4 ऑफ स्मॉल आर बच गया एंड दिस गिव्स यू मैक्सिमम पावर इन द सर्किट। इफ़ नाउ सपोज दैट बैटरी इज शॉर्टेड, अगर बैटरी को शॉर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ हमने पॉजिटिव ऑफ द बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो था वो आपका 0 हो गया। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, आर आपका 0 हो जाता है और जितनी भी पावर जनरेटेड थी वो डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट,
वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो डिसिपेटेड पावर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसिपेटेड पावर का फॉर्मूला होता है I²R, क्योंकि अब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का तो कोई रोल नहीं है, तो जो पावर जनरेट हो रही है वो बिकॉज ऑफ डिसिपेट हो रही है, वो बिकॉज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस डिसिपेट हो रही है। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ I हेयर। वो अब कितना हो जाएगा आपके पास, EMF/R इंटू R, और ये इसका स्क्वायर है क्योंकि अब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो योर डिसिपेटेड पावर विल रिमेन ओनली एज दिस वैल्यू। स्क्वायर था, ये R था, सॉरी, दिस इज R, और ये R और R आपका कैंसिल हो जाता है, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली E²/R। सो ये हो गई आपकी डिसिपेटेड पावर, जो आप इन टर्म्स ऑफ करंट भी निकाल सकते हैं और जो आप इन टर्म्स ऑफ EMF भी निकाल सकते हैं। वो तब है जब बैटरी शॉर्ट हो जाए, आपको शॉर्ट करनी हो बैटरी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। Now let us see the efficiency of the battery when the maximum power is delivered। तो जब हम सर्किट से, मान लीजिए हमने बैटरी ली है, उससे हम मैक्सिमम पावर कंज्यूम ले रहे हैं, तो उस वक्त एफिशिएंसी जो है वो कितनी रह जाती है, वो क्या वैल्यू होगी एफिशिएंसी की, लेट अस फाइंड आउट दैट। तो एफिशिएंसी हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशनशिप आ रहा था R/R+r, कैपिटल R डिवाइडेड बाय R+r। लेकिन अगर हम बैटरी को शॉर्ट कर रहे हैं या हम उससे मैक्सिमम पावर, सॉरी शॉर्ट नहीं कर रहे, मैक्सिमम पावर ले रहे हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम पावर लेनी थी। मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन था कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास बचता है 1/2 यानी 50%। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप बैटरी से मैक्सिमम पावर डिलीवर करवाओगे तो उस वक्त बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 50% रह जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। सो सपोज़ हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर लिया और उसको हमने एज अ सोर्स यूज़ किया है, या आपको सप्लाई वहाँ से मिल रही है, तो फिर उस केस में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। तो एफिशिएंसी को तब हम डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी का तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही है, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं आउटपुट मैकेनिकल पावर। इसका मतलब जो वर्क परफॉर्म हुआ है, जो मैकेनिकल फॉर्म में आपके पास पावर आई है, वो पावर डिवाइडेड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, यानी सोर्स ने जो पावर प्रोवाइड की, यानी मोटर ने जो पावर प्रोवाइड की, ये वो हो गई, और ये हो गई आउटपुट, यानी उससे काम कितना हुआ है। तो हम इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आपकी आउटपुट इनपुट पावर जो है, इनपुट इस वक्त किसके बराबर है, सो इनपुट पावर किसके बराबर होगी, जितना काम हुआ और जितनी पावर लॉस हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट सप्लाई हुई थी, यानी कि आउटपुट मैकेनिकल, जो इनपुट आपने सप्लाई की थी वो किसके बराबर हो गई, आउटपुट मैकेनिकल के बराबर, प्लस पावर लॉस्ट इन हीट, यानी कि हीट की फॉर्म में जो पावर लॉस हो गया हीटिंग में, और कुछ जो मैकेनिकल आउटपुट हुआ, यानी कि जो वर्क परफॉर्म हुआ। तो हमने इनपुट का टोटल नहीं, सेम ऐसे ही अगर आपको आउटपुट पावर डिफाइन करनी हो तो हाउ विल यू डिफाइन दैट आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर को मैं डिफाइन करती हूँ, ये आउटपुट पावर। सो इनपुट पावर तो डिवाइस सप्लाई करता है, जिसको हम बोलते थे EI, और उसमें से पावर लॉस जो होती थी, पावर डिसिपेट जो होती थी, उसको बोलते थे हम I²R। तो ये आपकी आउटपुट पावर आ गई, यानी मुझे अगर आउटपुट मैकेनिकल चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू इनपुट में से हम पावर लॉस निकाल दें। सो ये इनपुट था, इसमें से पावर लॉस निकाल दिया, तो आपके पास आउटपुट पावर बच गई। नाउ लेट अस फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर। अब हम मैक्सिमम पावर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इज dP/dI इज इक्वल टू 0, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चेंज विद करंट इन द पावर इज इक्वल टू 0। तो हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर यहाँ पे था EI माइनस I²R को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो dy विद रिस्पेक्ट टू द करंट। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आता है E माइनस 2IR डिफ्रेंशिएशन के बाद, एंड वी आर इक्वेटिंग दिस विद 0। तो हम इसे 0 से इक्वेट करते हैं, तो 0 से इक्वेट करने के बाद E इज इक्वल टू आ जाता है 2IR, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I विच इज़ E/2R। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई करंट की, यानी कि अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए तो उस वक्त आपका करंट कितना होना चाहिए, E/2R करंट आपके पास होना चाहिए, सो एज टू गेट द मैक्सिमम पावर। ना इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर एडिशनल में डाल रही हूँ, शो दैट पावर आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज़ मैक्सिमम।
हमें बताना है कि मोटर की पावर आउटपुट मैक्सिमम तब होती है व्हेन द बैक ईएमएफ इज़ हाफ ऑफ द सोर्स ईएमएफ, जब बैक ईएमएफ उसकी सोर्स ईएमएफ का आधा हो, प्रोवाइडेड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस फॉर द मोटर वाइंडिंग इज़ नेग्लिजिबल। देखिए मोटर जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारा रेसिस्टेंस हम कॉइल के ऊपर लपेटते हैं, उसी को कहते हैं रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग मोटर। तो लेकिन ये कह रहा है कि रेसिस्टेंस वाइंडिंग मोटर के लिए नहीं लगा, लेकिन अगर रेसिस्टेंस नहीं भी लगता है तो भी जितनी भी मोटर वर्क करती हैं उनमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। बैक ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो कॉइल या जो भी आपने वायर यूज़ किया है उसको वाइंड करने के लिए, उस सभी वायर की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने ही अंदर प्रोड्यूस होने वाले करंट को अपोज करती है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और ये हम पढ़ते हैं जब एसी जनरेटर का, एसी सर्किट का जब चैप्टर आएगा आगे, इसी सीबीएसई में ही पढ़ेंगे हम, इसी 12th क्लास में ही पढ़ेंगे कि कब किस सिचुएशन में हम उसे बैक ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जो बैक ईएमएफ क्रिएट होता है वो हमेशा जो अप्लाइड ईएमएफ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो नेट ईएमएफ आएगा, नेट ईएमएफ उस केस में क्या हो जाता है, जो अप्लाइड था उसमें से आप बैक ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि बैक ईएमएफ की डायरेक्शन आपके अप्लाइड ईएमएफ की यानी कि उस मोटर के ईएमएफ की डायरेक्शन की हमेशा अपोजिट होती है। तो एक अगर रफली मैं आपको बताऊं, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग दिस राइट नाउ बैक ईएमएफ इन डिटेल, लेकिन मैं आपको एक रफली आइडिया दूं तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है उसके सेम साथ में मोटर की कंडीशन में जब भी एसीज होते हैं उनकी कंडीशन में एक बैक करंट भी, बैकवर्ड करंट भी फ्लो करता है। बैकवर्ड करंट आता है तो उसकी वजह से एक बैक ईएमएफ भी आता है। तो जो नेट ईएमएफ मोटर के अंदर आया वो ई माइनस ई डैश हो गया। ई तो जो सोर्स था और उसमें से जो बैक ईएमएफ वो ई डैश हो गया। लेकिन हमारे पास नेट करंट निकालने का तरीका था, नेट करंट का फॉर्मूला था नेट ईएमएफ बाय नेट रेसिस्टेंस, ई माइनस ई डैश। अब नेट रेसिस्टेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस है, वो है इंटरनल, क्योंकि उसने बोल दिया कि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था वाइंडिंग मोटर वाला वो तो नेग्लिजिबल है, तो हम यहाँ कैपिटल आर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, यानी कि अगर हमने जो ये कह रहा है शो दैट द पावर आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज़ मैक्सिमम, तो अगर आपका कुछ भी बैक ईएमएफ था उससे जो करंट क्रिएट हुई अगर वो मैक्सिमम, अगर हम चाहते हैं पावर मैक्सिमम हो, तो हमारे पास कंडीशन थी करंट की E/2R। और यहाँ इस प्रॉपर्टी से हमारी करंट की कंडीशन आ रही है ये, तो हम कहें कि अगर ये करंट मैक्सिमम होगा तो पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम इसे इक्वेट कर देते हैं इसके साथ। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये तो कंडीशन है करंट को, करंट इतना होना चाहिए तो जाके आपके पास पावर कैसा होगा, मैक्सिमम। और यहाँ कह रहा है कि शो करना है हमें कि पावर मैक्सिमम कब होगा, जब आपका बैक ईएमएफ हाफ हो। तो लेकिन हमने बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लगा के हमने करंट की ये वैल्यू निकाली, तो अगर ये करंट मैक्सिमम हो जाए तो पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा, पावर इज़ ऑल्सो मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मैक्सिमम करंट से इक्वेट कर देते हैं। तो हमने इक्वेट किया E/2R इस साइड और उस साइड E माइनस ई डैश बाई आर, और यहाँ से आप ई डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ई डैश हमारे पास आ गया E/2। सो ई डैश की वैल्यू आ गई, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पावर ज़्यादा हो तो बैक ईएमएफ कितना होना चाहिए, हाफ। यही हमें प्रूव करना था और यहाँ हमें निकाल लिया है कि बैक ईएमएफ हमारा हाफ आ गया है। आगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं या इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउस होल्ड हीटिंग अप्लाइंसेस जितने भी हैं उनके अंदर हम ये इफ़ेक्ट नोटिस करते हैं, जैसे रूम हीटर है, टोस्टर है, गीज़र्स हैं, आयरन है, इन सभी के अंदर आपके ये हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये कैसे अप्लाइंसेस हैं, ये हीटिंग अप्लाइंसेस हैं, यानी हम इनको, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, हीट प्रॉपर्टी। तो ये कैसे होनी चाहिए, इनके पास कैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो ये पूछ लिया जा सकता है कि क्या प्रॉपर्टी है कि हम रूम हीटर को, टोस्टर को, गीज़र को, इन सब को एज अ हीटिंग अप्लाइंस यूज़ कर पाते हैं। तो क्यों, जो भी इसके अंदर वायर यूज़ हो रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए। ऐसी वायर्स, ऐसी कॉइल्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जो टेंसाइल हों। टेंसाइल मतलब जो ईजीली वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ की जा सकें। दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज, उनके अंदर कोई भी जंग वगैरह नहीं लगता, तो यानी कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो किसी भी ऑक्सीजन के साथ अगर हम उसको हीटिंग भी कर रहे हैं तो भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास, और इस बल्ब के अंदर जो नॉर्मल आप घरों में बल्ब यूज़ करते हैं ये वही बल्ब है। इसके अंदर बल्ब की जो कोटिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसके अंदर हम नाइट्रोजन प्लस आर्गन फिल करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। जो इसमें फिलामेंट यूज़ हो रहा होता है वो टंगस्टन है, जो कि एक एलॉय है, और प्रॉपर्टी उसकी सेम है। ये सारी प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पढ़ रहे थे ये सारी प्रॉपर्टी टंगस्टन की भी होती हैं, बस इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई होता है। कंपैरेटिवली हमने यहाँ पे लिखा मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, रेसिस्टिविटी आनी चाहिए, लेकिन इसका तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी 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 हाई होता है। और अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दूँ तो 3380 डिग्री सेल्सियस का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बस हमें यही याद रखना है। और हाँ, टंगस्टन के अंदर जितना भी, जैसे यहाँ ये हीटिंग अप्लाइंसेस हम यूज़ कर रहे थे, तो जो भी आपने हीट सप्लाई की या जो भी पावर कंज्यूम्ड हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई है, आपकी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जबकि यहाँ पर जो आपने सप्लाई की या जो पावर कंज्यूम्ड हुई वो हीट प्लस लाइट की फॉर्म में गई है। सो हीट प्लस लाइट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हुई है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट कंपैरेटिवली इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये किस तरीके के लिए यूज़ होता है? ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ तो आई थिंक आपने 10th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, हाई रेसिस्टिविटी बट लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जब भी आपकी जो करंट है वो एक पर्टिकुलर सेफ लिमिट्स को एक्सीड करेगी तो वायर जो है हीटअप हो जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगी और सर्किट जो है वो सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक आर्क की। ये भी इसकी एप्लीकेशन है। अगर हम दो कार्बन रॉड्स ले लें जिनके बीच में गैप बहुत कम हो, और वो भी किस साइड, जो इनकी पॉइंटेड टिप साइड है, तो ये जो पॉइंटेड टिप्स हैं इनके बीच में अगर हम गैप कम कर दें तो हमें एक स्पार्क क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा अगर हम दोनों रॉड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई कर दें। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dV/dr। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है, अगर dr बहुत कम हो जाएगा तो फील्ड और भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है? वैसे यहाँ क्या होना शुरू हो जाएगा, ये पॉइंटेड टिप है, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आप इतनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सीड कर दें तो क्या होगा, आसपास की एयर में करंट जो है यानी कि चार्ज जो है लीक होना शुरू हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं आयनाइजेशन इफेक्ट। तो आसपास की एयर आयनाइज होना शुरू हो जाएगी, और वो आयनाइज हो जाएगी तो इट विल, जो गैप है बीच वाला वो सारी आयनाइज्ड एयर से फिल हो गया है। सो व्हाट विल हैपन, दे विल क्रिएट अ स्पार्क हेयर। तो यहाँ से करंट इस तरीके से स्पार्क के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि चार्ज एक्चुअली तो एयर गैप है, एयर गैप होता है तो चार्ज, ये एयर जो है बैड कंडक्टर है, तो करंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप इसका गैप बहुत कम कर देंगे और यहाँ पर इसकी पॉइंटेड टिप है, तो अगर आपने इस साइड की पोटेंशियल बहुत बढ़ा दी तो इस पॉइंटेड टिप से चार्ज लीक होगा और एयर को भी आयनाइज कर देगा, यानी कंडक्टिंग हो जाएगी एयर, और फिर स्पार्क की फॉर्म में वो बाहर चार्ज लीक करेगी। लेकिन क्योंकि नियर बाय दूसरा कंडक्टर भी है, दूसरी डाइलेक्ट्रिक भी आपने यूज़ किया। राइट नाउ हम कार्बन रॉड की बात करें तो बोथ आर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक जो दूसरा साथ में आपने रखा वो उसके चार्ज को रिसीव कर लेगा। तो ये स्पार्क की तरह एक हमें इलेक्ट्रिक आर्क की तरह ये बिहेव करता है। तो जो चार्ज लीक हो रहा है बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन। ऐसी और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप इसकी हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जिनके बारे में मेनली मैं अगर इसको पूरे पार्ट को कंक्लूड कर दूं और आपको 2-4 बातें मतलब रफली हम जिनको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ये V था और ये आपके पास एक आपने EMF सप्लाई कर रखी थी, इसके साथ ही कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसके अंदर था। जो इसने सप्लाई किया वो EI है, यहाँ जो रेजिस्टेंस था वो R था। तो हम बात करते हैं तो जो इनपुट, ये सारे कंक्लूजन पॉइंट हैं, ये आपको क्लियरली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस टाइप के पार्ट पूछे जाते हैं और बच्चे उसमें छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, कहीं R ऐड करना भूल गए, कहीं कुछ। तो ये सिर्फ बताने के लिए, इनपुट पावर EI हो गई, आउटपुट हो गया आपके पास VI, जिसको आप ये भी लिख सकते हो कि EI में से यानी इनपुट में से अगर आप डिसिपेशन हटा दें, ये क्या है, I स्क्वायर आ रहा है। सो ये क्या है, ये डिसिपेशन है। डिसिपेशन किसका हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम घटा दें तो भी आपको आउटपुट ही मिल रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो तो भी आप आउटपुट निकाल सकते हो। सो ये आउटपुट पावर का, ये
पावर आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, ये भी पावर की ही बात कर रहे हैं। तो पावर इनपुट तो EI है, पावर आउटपुट आपके पास VI हो गया, और VI का मतलब ये है कि इनपुट वाली में से अगर आप उसमें डिसिपेटेड एनर्जी घटा दो तो आपके पास आउटपुट निकल आएगा। या दूसरा फॉर्म ये है कि I²R निकालें, I तो कॉमन है, इस सर्किट में I जो है करंट आपका सेम रहेगा। तो अगर इस पॉइंट्स के अक्रॉस भी आप ड्रॉप निकाल लें, जो पावर ड्रॉप हुआ है वो निकाल लें, वो भी आपको I²R, वो भी आपको आउटपुट पावर ही देगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पावर डिसिपेटेड इनसाइड सेल। तो अगर सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं तो पावर डिसिपेटेड हुई I²R, लेकिन अगर यही पावर डिसिपेटेड एज हीट हुई, तो जब हीट हो रही है तो वो तो एंटायर सर्किट में होगी, तो उस वक्त जो पावर डिसिपेट हुई है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r दोनों है। बच्चे यही गलती करते हैं, पावर डिसिपेटेड बिकॉज ऑफ हीट के चक्कर में R को कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को काउंट करना भूल जाते हैं और सिर्फ इंटरनल की कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और चीज़ है, हाँ अगर क्वेश्चन में दे ही रखा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं तो फिर आप उसे छोड़ सकते हैं। नाउ पावर स्टोर्ड इन बैटरी निकालना हो तो सो नाउ देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस इसके अंदर कि यहाँ पावर आती है EI जो बैटरी के पास थी, यानी पावर सप्लाइड बाय द बैटरी या जो भी आप सेल यूज़ कर रहे थे, DC सोर्स, पावर सप्लाइड बाय द DC सोर्स माइनस में हीट डिसिपेट, पावर डिसिपेटेड एज हीट। सी जब हमने आउटपुट पावर लिया तो हमने सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर लॉस हुआ था सिर्फ उसे काउंट किया था, लेकिन जब आप पावर स्टोर्ड की बात कर रहे हो बैटरी के अंदर, ये दो टर्म्स हैं जो क्वेश्चन के अंदर वो अलग अलग लैंग्वेज दे देता है, तो उस वक्त तो जो लॉस हुआ है वो टोटल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, जो हीट गई है वो उसकी वजह से हुआ है। हाँ अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो देन तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो I²R, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो जब वो पावर स्टोर्ड पूछे बैटरी के अंदर, तो पावर स्टोर्ड हो गई, जितनी भी टोटल पावर सप्लाई हुई थी उसमें से जो पावर हीट की फॉर्म में वेस्ट हुई है, क्योंकि ये जो आउटपुट बता रहा है ये बता रहा है अक्रॉस दिस पोटेंशियल, लेकिन यहाँ जो पावर स्टोर्ड इन द बैटरी हो गई ये टोटल आउटपुट हो गई, मतलब ये यहाँ पर इसका भी रोल आ गया। तो जो हीट लॉस इसकी वजह से हुआ है वो भी हमें काउंट करना होगा, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट लॉस हुआ है वो भी हमें लेना होगा। और ये जो एनर्जी स्टोर्ड निकली है हमारी, ये जो निकली है पावर, ये जो डिफरेंस इन पावर निकला है इसको हम कहते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। तो मैंने इसीलिए इसको पावर स्टोर्ड इन बैटरी बोला है, या फिर आप ये कह सकते हैं पावर ड्यू टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। सो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस, ताकि आपको क्लियर हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये थोड़ा हम अप्लाई करके भी देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।